जय श्री केदार, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर इंडियन सोलो ट्रैवलर में। आशा करता हूं कि आप केदार बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज है 24 अप्रैल 2023 और सुबह 8 बजे का टाइम हो चुका है और हम हैं राम झूला ऋषिकेश में। सभी भक्तों को पता ही है कि कल 25 अप्रैल 2023 को बाबा केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो व्लॉग होगा वो होगा ऋषिकेश से केदारनाथ यानी सोनप्रयाग तक का। और जो ये आज का सफर है वो हम तय करेंगे अपने ब्लैक ब्यूटी पल्सर 125 से, जिसमें मैं आपको केदारनाथ तक की रोड कंडीशन के बारे में बताऊंगा, ताकि आप बाइक से या अगर गाड़ी से केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। महादेव का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बीच में जो मेन स्टॉप पड़ता है वो है देवप्रयाग, श्रीनगर, गुप्तकाशी और फाटा। फाइनल में हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग में और उसके बाद अब अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक। दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर। मैं आपको पूरी रोड की कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि क्या अपडेट हुआ है 2023 में। यहाँ से बद्रीनाथ जी हैं 290 किलोमीटर और केदारनाथ जी हैं 223 किलोमीटर। लेकिन हमें जो बाइक चलानी है वो लगभग हमें 200 किलोमीटर तक ही चलानी है सोनप्रयाग तक, क्योंकि गाड़ी या बाइक आप सिर्फ सोनप्रयाग तक ही ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमें सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा करनी है जो लगभग 22 किलोमीटर की होती है। तो ऋषिकेश से निकलते ही आप यहाँ पर बंजी जंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी करवा सकते हैं, या फिर आप जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ से भी आप बंजी जंपिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सफ़र है वो है लगभग 200 किलोमीटर का। यात्रा पर निकलने से पहले ही आप अपनी बाइक या गाड़ी की टंकी फुल करवा लें, क्योंकि केदारनाथ तक आपको सिर्फ 4 या 5 पेट्रोल पंप ही मिलेंगे, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप आपको 60 या 70 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। अगर आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर चलने के बाद आता है राफ्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऋषिकेश से किसी भी राफ्टिंग बुकिंग शॉप से करवा सकते हैं या अपने होटल से भी करवा सकते हैं। चलिए थोड़ा नीचे चलकर मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करवा देता हूं, जहां पर टूरिस्ट रिवर राफ्टिंग को एंजॉय करते हैं। और जो ये टूरिस्ट आप देख रहे हैं ये भारत के हर कोने कोने से ऋषिकेश में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और योगा सिटी के नाम से वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जिस कारण यहाँ विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं और ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां स्पेंड करते हैं। तो बात करते हैं रोड कंडीशन की। रास्ते में जितने भी पुल थे वो लगभग सभी तैयार हो चुके हैं, जिनका काम लगभग 2 साल से चल रहा था। और जो हाईवे का काम है वो लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका सिर्फ 30% रोड ही बचे हैं जिनका काम अभी तक चल रहा है। और मेंटेनेंस का काम तो यहाँ साल के 12 महीने तक चलता ही रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी रास्तों से होकर जाता है। यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, खासकर तो मानसून के सीजन में। मानसून में तो यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है, जिस कारण यहाँ पर पहाड़ तक खिसक जाते हैं, जिस कारण सड़क भी टूट जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं करती है और जल्द से जल्द हाईवे को ठीक करवा देती हैं। दोस्तों, अब यहाँ से श्रीनगर है 69 किलोमीटर और केदारनाथ जी है 178 किलोमीटर और बद्रीनाथ जी है 263 किलोमीटर। आप सभी दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो दुबई टूर और वैष्णो देवी यात्रा को बहुत अच्छा प्यार दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन वीडियो में कई भाइयों के मैसेज भी आए थे कि आप केदारनाथ यात्रा के लिए। तो आप सभी के सहयोग से मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी शेयर करूंगा कि बाई रोड आपको कैसे और कौन सा रूट बेस्ट रहेगा यात्रा के लिए, और आपको क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपको यात्रा पर आने के बाद कोई परेशानी न हो। तो बने रहें वीडियो के एंड तक और आनंद लीजिए केदारनाथ यात्रा का। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव देवप्रयाग में। आप सभी भक्तों ने तो देवप्रयाग के बारे में तो सुना ही होगा। देवप्रयाग देवभूमि उत्तराखंड की वो पवित्र धरती है
जहां पर पावन गंगा माता का जन्म होता है, जिसे काफ़ी भक्त गंगा संगम के नाम से भी जानते हैं। इस पवित्र स्थान देवप्रयाग में 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, जहां से गंगा मैया शुरू होती है। आप वीडियो में देख रहे हैं जो बिल्कुल साफ जल है वो भागीरथी नदी का है, और जो दूसरी नदी है वो है अलकनंदा। दोनों नदियों के जल में आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो अलग अलग पर्वतों की श्रृंखलाओं से आती हैं। ग्रंथों में देवप्रयाग के बारे में कहा जाता है कि जब भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतरे थे। तब उन्होंने अपना आवास माँ गंगा के जन्म स्थान जन्मभूमि देवप्रयाग में बनाया था। अगर मैं सारी डिटेल इसी वीडियो में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने संगम का अलग से ब्लॉग बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कैसे हमने मां गंगा के संगम के दर्शन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अब अपनी यात्रा पर। आप जो ये बस और टैक्सी देख रहे हैं ये हरिद्वार से चलती हैं, जो आपको सुबह 3 बजे से हरिद्वार के बस स्टैंड पर मिलेगी, जिनका किराया मात्र 1000 से 1200 रुपये तक का होता है। और ये बसें आपको शाम तक केदारनाथ यानी सोनप्रयाग बस स्टैंड पर पहुंचा देगी। लेकिन इन खूबसूरत वादियों का आनंद जो आप बाइक से ले सकते हैं वो है नज़ारा आपको टैक्सी या बस से नहीं मिलेगा। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी यात्रा कर सकते हैं। देवप्रयाग से चलने के बाद हम पहुंचने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड के श्रीनगर, जो यहां से 33 किलोमीटर बाकी है। एक श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में भी पड़ता है, वहां पर भी आप कुदरत का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। पर हम इस टाइम है उत्तराखंड के श्रीनगर में, जो यात्रा के रास्ते में ही आता है। अगर आप रात को रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे होटल है, जहाँ पर आपको बिल्कुल कम बजट में कमरा बुक करवा सकते हैं, और खाने पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर श्रीनगर में। श्रीनगर के बाद हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है, जहां पर धारी देवी माता को माँ काली का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर में मौजूद धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में एक युवती की तरह और शाम को एक वृद्ध महिला की तरह नजर आती है। माना जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है, और जो यात्री 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं उनको एक बार माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी उसका संबंध भी माँ धारी देवी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर आप माँ धारी देवी मंदिर का पूरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी धारी देवी मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी केदारनाथ यात्रा पर। माँ धारी देवी मंदिर के बाद जो आप देख रहे हैं यह हाईवे पर अभी काम चल रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। आपसे भी निवेदन है कि ऐसे रास्तों पर गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना न हो सके, क्योंकि सड़क के साइड में बहुत ही गहरी खाई है, जहां पर बहुत ही भयंकर दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 5 प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग में। अब हम जहां से चल रहे हैं वो है बाईपास वाला रास्ता, जो रुद्रप्रयाग से बाहर से होकर जाता है। और जो आप सामने देख रहे हैं ये है रुद्रप्रयाग सिटी। अगर आप बाइक से यात्रा पर जा रहे हैं तो आप शहर के अंदर से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप बाईपास से होकर जाना पड़ेगा। आप जो ये टनल देख रहे हैं इसका निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है। इस टनल के तैयार होने के बाद आप केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।
यहीं से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो रास्ता है वो केदारनाथ जी को जाता है और जो राइट साइड का रास्ता है वह बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है। लेकिन हमें अभी जाना है बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे और आपको 4 धामों में से एक श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों अब यहाँ से केदारनाथ जी हैं 69 किलोमीटर और गुप्त काशी है 22 किलोमीटर। गुप्त काशी से पहले का रास्ता काफ़ी खराब है और रोड भी टूटे फूटे हुए हैं, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाएं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आप गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं। गुप्त काशी में भी हेलीपैड है, लेकिन आपको यहाँ का जो बुकिंग है वो एडवांस में करवानी पड़ेगी, जो कम से कम 1 महीना पहले करवानी पड़ती है। तो आप GMVN की साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। अगर रोड की बात करते हैं तो 2023 में भी गुप्त काशी में रोड की हालत बहुत ख़राब है। उत्तराखंड सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये 4 धाम यात्रा है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही रोड को तैयार करवा दे। अगर आप अपनी बाइक या प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी में फ्यूल का ध्यान जरूर रखें। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो भगवान के भरोसे न चलें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा केदारनाथ तक, क्योंकि केदारनाथ से 30 किलोमीटर पहले गुप्त काशी में ये आखिरी पेट्रोल पंप है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है और आप ये सोच रहे हैं कि केदारनाथ जी तो सिर्फ 30 किलोमीटर ही बाकी है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आगे रोड की चौड़ाई काफ़ी कम है और यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आगे यात्रा में आपको काफ़ी लंबा जाम भी मिल सकता है, जो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। दोस्तों हम फाटा पहुंचने वाले हैं। फाटा यहां से 14 किलोमीटर, गौरीकुंड है 33 किलोमीटर और केदारनाथ जी हैं 54 किलोमीटर। लेकिन हमारी बाइक सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाएगी, जो गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हम अपनी टैक्सी में जाएंगे, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है, और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इस समय हम हैं फाटा में और आप यहां से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं। फाटा में भी बहुत ही अच्छे होटल हैं जहां पर आप रूम की बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ रूम का किराया बहुत ही ज़्यादा है, जो सीज़न पर डिपेंड करता है। अगर आप मई या जून महीने में आते हैं तो यहाँ पर रूम का किराया आपको कम से कम 10 या 15 हज़ार रुपये तक देना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ अगस्त या सितंबर महीने में आते हैं, जो मानसून का सीज़न है, इस मौसम में बहुत ही कम यात्री आते हैं, तो आपको 3 या 4 हज़ार रुपये में भी रूम मिल सकता है, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बुक करवा सकते हैं। फाटा से चलने के बाद इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, और जो ये आप जाम देख रहे हैं वो लगभग फाटा से ही शुरू हो जाता है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप घंटों तक जाम में फंसे रह सकते हैं, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और 25 अप्रैल को ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, तो यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप मेरी तरह बाइक से सफ़र कर रहे हैं तो आपको जाम की कोई टेंशन नहीं मिलेगी। आप अपनी बाइक को साइड से आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप घंटों तक जाम में फंसे रह सकते हैं। सीतापुर में ही आपको पहली पार्किंग मिलेगी और दूसरी पार्किंग है वो है सोनप्रयाग में, जो बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है। वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी गाड़ी को सोनप्रयाग वाली पार्किंग में ही पार्क करें। अगर आपने अपनी गाड़ी सीतापुर पार्किंग में पार्क की है तो फिर आपको 3 किलोमीटर सोनप्रयाग तक पैदल जाना पड़ेगा। आप यहां से सीतापुर पार्किंग जो राइट साइड में है वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और इस सीधे रास्ते से आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। मुझे तो अपनी बाइक सोनप्रयाग में ही पार्क करनी थी, इसलिए मैं तो सोनप्रयाग की तरफ निकल गया। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये है सोनप्रयाग का बस स्टैंड, जहाँ पर आप हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बस ले सकते हैं, जो सुबह 3 बजे से चलना शुरू हो जाती है और जिनका किराया मात्र 10 या 1200 रुपये है। अगर आप प्राइवेट बस से जाते हैं तो उनका किराया 1500 या 2000 रुपये तक का भी है, लेकिन जो सरकारी बसें चलती हैं उनका किराया 1000 रुपये और 1200 रुपये तक होता है। ये बसें आपको 8 या 9 घंटे बाद हरिद्वार ड्रॉप कर देंगी। अगर आप कम बजट में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो बस वाला ऑप्शन ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। फाइनली केदार बाबा की कृपा से हम 8 घंटे के ड्राइव के बाद सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। हम सुबह 8 बजे ऋषिकेश से चले थे और अब टाइम हो चुका है शाम के 4:20। देखिए वो पुलिस वाले भैया भी हमें पार्किंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, जो राइट साइड है, और जो ये सीधा रास्ता है ये है सोनप्रयाग यानी केदारनाथ यात्रा की तरफ जाता है, जहाँ से हम कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे।
आप शाम 4 बजे के बाद यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता। अब हम अपनी बाइक को पार्किंग में 3 दिन का आराम देंगे, मतलब पार्क करेंगे, क्योंकि आपको केदारनाथ यात्रा में 3 दिन लगने वाले हैं। तो चलते हैं पार्किंग की तरफ। गेट पर पहुंचते ही मैं तो हैरान रह गया। गेट पर भाई ने बोला कि पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं है, पूरी पार्किंग फुल है। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी एक ही बाइक है, आपकी तो इतनी बड़ी पार्किंग है, आप कहीं तो एडजस्ट करवा दो। तो फिर क्या था, भाई ने अंदर स्टाफ के पास कॉल किया और भोलेनाथ की कृपा से पार्किंग का इंतजाम हो गया। तो चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो महादेव की कृपा से हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और यहीं से हम अपनी पैदल यात्रा कल सुबह से शुरू करेंगे। और अब टाइम हुआ है शाम के 6:30। इस समय यात्रा बंद है क्योंकि रात के समय आप यात्रा पर नहीं जा सकते। और आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है। आपको यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप या तो यहीं पर लाइन में लगकर करवा सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन करवा सकते हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसकी 2 या 3 कॉपी अपने साथ जरूर रखें। मैं श्रद्धालुओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन के बजाय अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर चलें। अगर आप नहीं जानते कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि इस टाइम तो बहुत ही छोटी लाइन है। लेकिन सुबह तक यही लाइन 2 से 3 किलोमीटर तक सीतापुर तक लग जाती है, जिसमें आपका काफ़ी टाइम लग सकता है। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड ही चाहिए, उसको दिखाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ काउंटर पर करवा सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही काउंटर हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस कारण यात्रा को बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर सिर्फ 2 ही है। तो हमने परेशानी से बचने के लिए रात को ही अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाकर अपनी एंट्री करवा ली थी। तो आप जितना जल्दी हो सके सुबह अपनी यात्रा शुरू करें, तो आप शाम तक बाबा केदारनाथ जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। हम अपनी पैदल यात्रा कल सुबह 3 बजे शुरू करेंगे और सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।